लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में जलवायु संकट के बीच नवीनीकरणीय ऊर्जा की अहमियत को दोहराया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि अब वादों से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। लेख साफ करता है कि भले ही सौर और पवन ऊर्जा सस्ती हो गई हो और तकनीकी समाधान हमारे पास मौजूद हो, लेकिन दुनिया भर में कई सरकारें, खासकर दक्षिणपंथी, लोक लुभावन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर तानाशाही देश इन बदलावों का विरोध कर रही हैं या उन्हें धीमा कर रही हैं। संपादकीय बताता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भले ही एक उम्मीद दिखाई है कि दुनिया एक स्वच्छ ऊर्जा युग की ओर बढ़ रही है, लेकिन यथार्थ ये है कि जलवायु लक्ष्यों की दिशा में हमारी गति बहुत धीमी है। ट्रम्प जैसे नेता पवन ऊर्जा के खिलाफ झूठ बोलते हैं और यूरोप के कुछ नेता भी अब जलवायु लक्ष्यों के विरोध में खुलकर बोलने लगे हैं। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता नेट जीरो पर शक जताते हैं और पेरिस समझौते से बाहर निकलने जैसे विचार सामने लाते हैं, जो एक खतरनाक संकेत हैं। इसलिए ये जरूरी है कि जैसे ब्रिटेन में एड मिलीबैंड जैसे नेता स्पष्ट रूप से इन रूढ़िवादी विरोधियों का सामना कर रहे हैं, वैसे ही बाकी देशों के राजनेताओं को भी जनता को विश्वास में लेते हुए दिखाना होगा कि हरित ऊर्जा सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में भी रास्ता है। लेख का बड़ा संदेश ये है कि स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ना अब विकल्प नहीं, जरूरत है। लेकिन इसके लिए ग्रिड को अपग्रेड करना, आपूर्ति श्रृंखलाओं की दिक्कतें हल करना और गरीब उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग सुधार जैसे ठोस उपाय जरूरी हैं। लेख इस बात पर भी जोर देता है कि यदि नवीनीकरणीय ऊर्जा को लेकर आशावाद को टिकाऊ बनाना है, तो उसके साथ ईमानदारी से ये भी बताना होगा कि राह में क्या चुनौतियां हैं, ताकि सिर्फ नीतियां घोषणाओं तक सीमित न रह जाएं, बल्कि जमीन पर बदलाव ला सकें। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में एक नया और बहुत महंगा बॉलरूम बनवाने की योजना को लेकर चर्चा की गई है। ये बॉलरूम करीब 200 मिलियन डॉलर यानी हजारों करोड़ रुपए में बनेगा और इसकी जगह व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में होगी। लेख बताता है कि ट्रंप इससे पहले भी व्हाइट हाउस में अपनी पसंद के मुताबिक कई बदलाव कर चुके हैं, जैसे कि रोज गार्डन को पक्का कराना और ओवल ऑफिस को सोने जैसी सजावट से भर देना। अब वो एक ऐसा बड़ा बॉलरूम बनवाना चाहते हैं जिसमें 650 लोग बैठ सके। ट्रम्प का कहना है कि इसका खर्च वो और कुछ दानदाता मिलकर उठाएंगे, लेकिन लेख ये भी बताता है कि अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। लेख व्हाइट हाउस के इतिहास की भी झलक देता है कि कैसे पहले के राष्ट्रपति जरूरत के हिसाब से वहां बदलाव करते रहे हैं, जैसे कि बिजली लगवाना, नया ऑफिस बनवाना या सुरक्षा बढ़ाना। लेकिन ट्रंप के बदलाव निजी शोहरत और दिखावे से जुड़े रहते हैं। लेख में यह भी बताया गया है कि ट्रंप खुद तो व्हाइट हाउस में करोड़ों डॉलर का बॉलरूम बनवाना चाहते हैं, लेकिन जब अमेरिका का केंद्रीय बैंक अपनी इमारतों की मरम्मत पर पैसा खर्च करता है, तो ट्रंप उसे फिजूल खर्ची कहकर आलोचना करते हैं। इस लेख के जरिए ये सवाल उठाया गया है कि क्या कोई नेता देश के सबसे अहम सरकारी भवन को अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से बदल सकता है, और क्या ऐसा बदलाव जनता की जरूरत है या बस नेता की शान बढ़ाने का तरीका। कुल मिलाकर लेख ये दिखाना चाहता है कि ट्रंप का एक कदम सत्ता के इस्तेमाल और सरकारी इमारतों की गरिमा को लेकर सोचने की जरूरत पैदा करता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एक पिता अपने बेटे को स्वतंत्रता देने की कोशिश करते हुए खुद को धीरे धीरे पीछे हटाने की जिम्मेदारी समझता है। ये लेख एक निजी अनुभव से शुरू होकर एक गहरी सार्वभौमिक बात कहता है कि पेरेंटिंग का एक बड़ा हिस्सा होता है सही समय पर गायब हो जाना, ताकि बच्चा खुद को खोज सके। लेखक याद करता है जब वो 19 की उम्र में अपने घर से दूर प्राग चला गया था, एक अधूरे सपने और लिखने की चाह लेकर, और उसके पिता ने विदा के समय भले ही खुशी जताई हो, लेकिन असल में उस मुस्कान के पीछे चिंता और दुख भी छुपा हुआ था। अब वही भूमिका लेखक खुद निभा रहा है जब उसका बेटा सेबास्टियन उसी उम्र में उसी शहर की ओर जा रहा है, कुछ नया बनने की उम्मीद लिए। लेख एक जरूरी असहज सच्चाई की ओर ध्यान दिलाता है
कि आज के दौर में बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना और उन्हें गायब होने देना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें हर समय उनके लोकेशन, बातचीत और हर छोटे अपडेट से जोड़े रखती है। लेकिन यही नियंत्रण बच्चों की जरूरतमंद खुदी को दबा देता है। लेखक खुद को यह याद दिलाता है कि बार बार टेक्स्ट करने या लोकेशन ट्रैक करने से ज्यादा जरूरी है अपने डर को थामना और बच्चों को खुद से दूर जाने देना। इस लेख का मूल भाव यही है कि किसी को आजादी देना, खासकर अपने बच्चों को, एक तरह का प्रेम है। ऐसा प्रेम जो खुद को धीरे धीरे दृश्य से हटाता है ताकि दूसरा अपने जीवन के मंच पर खुद अपनी कहानी गढ़ सके। ये एक भावनात्मक और आत्मनियंत्रण से भरा हुआ लेख है जो बताता है कि कैसे हर पीढ़ी को अपने अनुभवों की जगह खुद बनानी होती है, और माता पिता का सच्चा समर्थन यही है कि वो उसे जगह को बनने दें। द प्रिंट में प्रकाशित फीचर में सोशल मीडिया पर बढ़ते हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स और उनके फैलाए भ्रामक स्वास्थ्य दावों की गंभीर समस्या पर ध्यान दिलाता है। लेख बताता है कि भारत में अब सोशल मीडिया की दुनिया एक नई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जहां बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण और विशेषज्ञता के लोग बड़े बड़े हेल्थ टिप्स देने लगे हैं और लाखों लोग उन्हें सच मानकर अपनाने भी लगे हैं। लेख की शुरुआत कोविड के दौरान फैले एक झूठे नुस्खे से होती है कि नाक में नींबू डालने से वायरस मर जाएगा, जो दर्शाता है कि लोग संकट में उम्मीद के नाम पर किसी भी जानकारी को सच मान लेते हैं। आज भी प्याज को पैरों से जहर खींचने वाला और खीरे को ग्लूकोमा ठीक करने वाला बताया जा रहा है। लेख इस बात पर जोर देता है कि भारत में हेल्थ इन्फ्लुएंसर बिना किसी निगरानी या नियम के केवल रील्स और पोस्ट के जरिए इलाज बताने लगे हैं। कई बार इनमें झूठे या खतरनाक दावे होते हैं जो लोगों को डॉक्टर की सलाह लेने से भी रोक देते हैं। इसके उलट कुछ डॉक्टर और विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर सायरेका फिलिप्स, क्रिश अशोक और सुदीप्ता सेनगुप्ता जैसे फैक्ट चेकर्स इन गलत धारणाओं का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में सच्ची और वैज्ञानिक बातों को वायरल होना मुश्किल है, जबकि झूठे या चमत्कारी दावे बहुत तेजी से फैलते हैं। लेख इस पर भी रोशनी डालता है कि सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस बनी हैं वो काफी ढीली हैं और आज तक किसी विज्ञापन को आधिकारिक तौर पर भ्रामक नहीं ठहराया गया है। यहाँ तक कि सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचते हैं तब भी उनसे कोई जवाबदेही नहीं मंगाई जाती। लेख ये भी बताता है कि इस माहौल में आम उपभोक्ता के लिए सच और झूठ में फर्क कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में एक जिम्मेदार डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की सख्त जरूरत है, जहां कंटेंट बनाने वालों की जवाबदेही तय हो और लोगों को भरोसेमंद जानकारी मिले। कुल मिलाकर ये लेख एक गंभीर चेतावनी है कि स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय पर सोशल मीडिया के नाम पर जो इलाज परोसा जा रहा है वो अक्सर सिर्फ भ्रम, कारोबार और दिखावे का हिस्सा है, जो जनता को असली इलाज से दूर ले जा रहा है। द वायर में प्रकाशित लेख में लेखिका रेखा पचौरी ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच की खाई को उजागर किया है। लेख बताता है कि चुनावों के दौरान महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये मुद्दा हाशिए पर चला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में महिला की सुरक्षा, सम्मान और त्वरित न्याय की बातें करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कई नेताओं पर जब यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगते हैं तब कार्रवाई की बजाय उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। लेख में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां भाजपा से जुड़े नेताओं पर महिला उत्पीड़न के आरोप होने के बावजूद या तो उन्हें पार्टी में बनाए रखा गया था या पदों पर नियुक्त किया गया। लेख का मकसद ये दिखाना है कि कैसे महिला सुरक्षा केवल भाषणों और चुनावी वादों तक सीमित रह गई है। जब न्याय की मांग करने वाली महिलाएं राजनीतिक ताकत से टकराती हैं तो उन्हें अपमान, डर और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा वास्तव में सरकार की प्राथमिकता है या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। लेख सरकार की जवाबदेही और महिला विरोधी सोच के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी की तरह सामने आता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।